हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO 003 फॉर इग्नू दिसंबर 2024 एग्जाम। आई एम रियली सॉरी अबाउट प्रीवियस कन्फ्यूजन। टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डाले थे और इंक्लूडिंग नाउ दीज 3, तो टोटल आपके पास अब 13 क्वेश्चन है ऑफ MSO 003। इनके अलावा, इन 13 क्वेश्चन के अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ फॉर द रिलेटेड टॉपिक एंड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 13 से। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO 003 फ्रॉम माय साइड, एग्जामाइन द इमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जब से ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ है तो क्या क्या कंसर्न्स इमर्ज हो सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से और हो रही हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट। जब हम बात करते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन की, तो हम देखते हैं कि एक हॉलमार्क की तरह बन गए ग्लोबलाइजेशन का, जहाँ पे ट्रेड बैरियर्स उनको रिमूव कर दिया गया है, फिर उनमें उनको रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे टैरिफ्स हो गए, कोटाज हो गए, सब्सिडीज हो गई, जिससे कि एक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स देखा जा सके अक्रॉस बॉर्डर्स फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन। एक नेशन के गुड्स दूसरे नेशन में फ्रीली मूव हो सके, सर्विसेज फ्रीली मूव हो सके, उसको ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरह बोला गया है। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ये कई बारी इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बाधा बन सकता है, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट के साथ एक इंटीग्रेशन होता हुआ दिखा है और पॉवर्टी एलिवेशन भी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं। हावेवर, जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ट्रेड लिबरलाइजेशन को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे चैलेंजेस लेके आ रहे हैं, कंसर्न्स लेके आ रहे हैं, जो कि सोशल स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी और कल्चर प्रैक्टिसेस को चैलेंज कर रहे हैं या फिर कंसर्न्स देखे जाते हैं। उप्स, ये कैसे कैसे होगा, 1 सेकेंड जस्ट। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं कि कोर सोशियोलॉजिकल कंसर्न क्या है ट्रेड लिबरलाइजेशन की फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे क्लास डिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा एक गैप देखने को मिल गया है। जब हम बात करते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन की, तो जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर MNCs के लिए ज़्यादा है, अर्बन एलिट्स के लिए बेनिफिट ज़्यादा है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए बेनिफिट ज़्यादा, लेकिन वहीं पे जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए इसका कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो गैप है क्लास के बीच में, जहाँ पे जो रिच हैं वो ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं विद द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। सेकेंड आ जाता है हमारा रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट है वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में, लेकिन वहीं पे जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड या पेरिफेरल जो रीजन है उनके अंदर इसके इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेकंड आ जाता है डिपेंडेंसी एंड अनइक्वल एक्सचेंज। डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादातर क्या करती है, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रही है, राइट। जितने भी इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, अगर आप देखते हो तो कुछ साल पहले तक और अभी भी रॉ मटेरियल ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करती है, बहुत एक कम दाम पे, राइट। और क्योंकि रॉ मटेरियल है तो वो कम दाम पे ही जाता है, और वहीं पे जहाँ पे ये एक्सपोर्ट कर रही है लो दाम पे, वहीं से ये अब उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, उसको इंपोर्ट कर रही है हाई वैल्यू पे। तो ये जो डिपेंडेंसी है डेवलप्ड नेशन पे, ये और भी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ लेके आ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, बिकॉज यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है और सारा प्रॉफिट डेवलप्ड नेशन या डेवलप्ड कंट्रीज लेके जा रही हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिस्ट लाइक एंड्रे गोंडर फ्रैंक, तो वो हाईलाइट कर रहे हैं। अब देखो, एंड्रे के नेम को आप अंडरलाइन करोगे एग्जाम, ओ माय गॉड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके ओके, तो आप इनके नेम को अंडरलाइन, आप कोई भी सोशियोलॉजिस्ट को अगर मेंशन करते हैं तो आप एग्जाम में उनके नेम को अंडरलाइन करेंगे। तो जब हम सोशियोलॉजिस्ट एंड्रे की बात करते हैं तो वो हाईलाइट करते हैं कि कैसे ट्रेड लिबरलाइजेशन डिपेंडेंसी लेके आ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे वो डिपेंडेंट है ऑन द डेवलप्ड नेशन फॉर द
फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट, वही सेम बात है जो मैंने अभी पीछे बात की। नाउ लोकल इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं चीप इंपोर्ट पाने के लिए, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही हैं और लॉस ऑफ जॉब्स देखा जा रहा है। बिकॉज अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक चीप दाम पे जा रहा है, लेकिन वहीं पे जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं वो अपने आप में एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इंपोर्ट चीप नहीं मिल पाता, उसकी वजह से फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, लॉस ऑफ जॉब्स देखने को मिल रहा है, कल्चरल इरोजन देखने को मिल रहा है, बिकॉज जितनी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हैं, आर्टिसनल क्राफ्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा घटते जा रहे हैं कंपटीशन की वजह से विद द मास प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो कि कल्चरल हेरिटेज को थ्रेटन करते हैं और लोकल आइडेंटिटीज़ को भी थ्रेटन करते हैं। बिकॉज जब आप बात करते हो हैंडमेड गुड्स की, वो ऑफकोर्स वो एक हाई रेट पे जाते, राइट, लेकिन उनकी डिमांड इतनी नहीं है एज कंपेयर टू मास प्रोड्यूस गुड या फिर जो फैक्ट्री प्रोड्यूस है, बिकॉज आज के लोगों को सामान चाहिए चीप चीप रेट पे, दे डोंट वांट टू सपोर्ट एनीबडी, ले उनको अपना घर चलाना है, तो उनको अगर अपना घर चलाना है तो उनके दो पैसे कहीं पे बच रहे हैं तो बचाते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, कल्चरल हेरिटेज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लोकल आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा थ्रेटन होती हैं इससे, तो कल्चरल इरोजन देखने को मिलता है। इरोजन मतलब कि मिटता जा रहा है, जो हमारा कल्चर था पहले वाला वो अब इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहा है। फोर्थ हमारा आ जाता है एग्रीगेरियन क्राइसिस। एग्रीगेरियन मतलब कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्राइसिस है। जब से ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ है तो ये देखने को मिला है जो भी स्मॉल स्केल फार्मर्स है वो ग्लोबल कंपटीशन को एक्सपोज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी रिड्यूस हो गई है और उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। बिकॉज जब हम बात करते हैं सब्सिडाइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, जो कि बहुत तेजी से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आ रहे हैं डेवलप्ड मार्केट में से, तो वो लोकल फार्मर्स के लिए एक कंपटीशन की तरह आते हैं और लोकल फार्मर्स को अपनी लाइवलीहुड सस्टेन करने के लिए डिफिकल्टी हो जाती है। और ये कैसे होता है, बिकॉज जब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के कोई भी प्रोडक्ट की, तो वो विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर सोर्सेज, वो बल्क में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं एट अ चीप रेट, राइट। लेकिन वहीं पे जब हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंडियन फार्मर्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो अपना प्रिमिटिव मेथड है उसको यूज़ करके थ्रू शेयर लेबर अपना लगा के वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसका थोड़ा सा दाम भी ज़्यादा हो जाता है एंड वो इतने ज़्यादा इस तरीके से वो कंपटीशन में पीछे हट जाते हैं। बिकॉज अगर वो कम दाम पे बेचेंगे तो उनके लिए तो लॉस है, वो अपनी पॉकेट से पैसे लगा के चीज़ें बेच रहे हैं। तो इससे ये भी देखा गया है ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जो लाइवलीहुड है उसको भी मुश्किल से मीट कर पाते हैं, अपनी डेली नीड्स भी वो नहीं मीट कर पा रहे हैं ड्यू टू ट्रेड लिबरलाइजेशन। नाउ फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारा लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन। जब हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव रहना डेवलपिंग कंट्रीज में, वो कई बार लो वेज लेबर पॉलिसीज ले आते हैं, जिसकी वजह से एक एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशन देखने को मिलती है इन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। जब भी हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में बढ़ना, राइट, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है या बेनिफिट नहीं मिलते हैं, ऐसे जो कॉमन एक जॉब बेनिफिट्स पहले मिलते थे, उसकी वजह से जो सोशल वल्नरेबिलिटीज हैं फॉर द वर्क फॉर द लेबर्स, राइट, फॉर द लो वेज लेबर्स या फिर फॉर द वर्किंग लेबर पीपल, राइट, तो उनके लिए और भी ज़्यादा जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है, उनकी जो सोशल वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं और जॉब इनसिक्योरिटी तो और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है विद टाइम, विद ईच पासिंग डे। नाउ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, बिकॉज जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की, तो वहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन होता हुआ दिखा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जहाँ पे पेड़ भी कम होते जा रहे हैं और पॉल्यूशन तो विद टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। तो सोशोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो ये इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल जस्टिस होना चाहिए विद ट्रेड लिबरलाइजेशन, जहाँ पे इन्वायरमेंट
को कोई भी ज़्यादा हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, राइट। एनवायरनमेंट और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी इक्वली ही राइट्स और इक्वल एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है ट्रेड लिबरलाइजेशन के थ्रू, तो इन दोनों स्फीयर में भी वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल बेटरमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। नाउ सेवेंथ हमारा आ जाता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो जब से ट्रेड लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तो देखा गया है कि ग्लोबल कल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, बिकॉज जैसे मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी मेंशन किया, वेस्टर्न नॉर्म, वेस्टर्न वैल्यूज़, वेस्टर्न आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इन फैशन, इन ट्रेंड चलते हैं, जिससे कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन देखी गई है। तो ये जो डोमिनेंस है कल्चरल ब्रांड्स का वो कई बारी हटता जाता है लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से, क्यूजीन की वजह से और ट्रेडिशन की वजह से, जहाँ पे एक टेंशन देखने को मिलती है ग्लोबलाइजेशन के बीच में और कल्चरल प्रिजर्वेशन वाली डिबेट में, राइट। वहीं पे ग्लोबलाइजेशन की भी इन नीड है, राइट, लेकिन कल्चरल प्रिजर्वेशन भी चाहिए। तो एक जो डिबेट है, एक जो इन दोनों के बीच में वॉर है, वो देखने को मिलता है। नाउ एट्थ इज ग्लोबल पावर डायनामिक्स। जब हम बात करते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन की, तो वो कई बारी शेप होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे जो WTO है वो ये सारे ग्लोबल जो ट्रेड हो रही है उनकी जो रूल रेगुलेशन है वो सेट करता है, जो अग्रीमेंट होते हैं वो सेट करता है। लेकिन ये देखा गया है कि WTO, ये जितने भी अग्रीमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय पावरफुल इकोनॉमीज, दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज, जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट उनकी पॉकेट में जाते हुए नहीं दिखते हैं, राइट। सोशोलॉजिस्ट क्रिटिक कर रहे हैं कि जो भी ये न्यू लिबरल फ्रेमवर्क है ट्रेड लिबरलाइजेशन का, तो ये प्रायोरिटाइज कर रहा है किसको? कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को रेदर देन सोशल वेलफेयर को। मतलब कि ट्रेड लिबरलाइजेशन के थ्रू सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है, सिर्फ पॉकेटें गर्म हो रही हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के तौर पे देखा ये हमेशा जाता है। तो ऐसा सोशोलॉजिस्ट क्रिटिक कर रहे हैं और आर्ग्यू कर रहे हैं, राइट। नाउ सेकेंड हमारा आ जाता है जेंडर्ड इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। लेट मी जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ दिस। ओके जब हम बात करते हैं कि जेंडर पे कैसे इम्पैक्ट किया ट्रेड लिबरलाइजेशन ने, तो एक तो फेमिनाइजेशन हो गया लेबर का। जब से ट्रेड लिबरलाइजेशन इंक्रीज हुआ है तो फीमेल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में, सच एज गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। हाउएवर जब हम इन जॉब्स की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर लो पेइंग जॉब्स होती हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा कॉशियस लेबर होता है, जिसकी वजह से जो लेबर प्रोटेक्शन राइट है वो कहीं ना कहीं लैक होते हुए दिखते हैं। तो बर्डन एक देखा जा रहा है विमेन के ऊपर इन रूरल एरियाज, बिकॉज जैसे ही एग्रीगेरियन इकोनॉमीज घटती जा रही हैं, एग्रीकल्चर इनकम्स लोगों की कम होती जा रही है, तो ये देखा गया कि जो विमेन है वो जो ट्रेडिशनल जो उनकी जॉब थी वो छोड़ के अब वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में आ गई हैं, वो अब ऐसे वेजेस पे वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर और भी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है और बेनिफिट उनको कुछ देखने को मिलते नहीं। बिकॉज जब वो लेबर वाली जॉब्स भी कर रही है तो उनका एक्सप्लोटेशन ही हो रहा है, जहाँ पे उनको वेजेस कम मिल रही हैं एंड उनको इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस भी नहीं दी जाती है इन द जॉब मार्केट, इन द जॉब फील्ड। ना रेजिस्टेंस एंड ऑल्टरनेटिव्स भी देखे गए हैं, ग्रास रूट मूवमेंट्स निकल के आई है, जहाँ पे फार्मर्स मूवमेंट, लेबर यूनियंस और इंडिजीनियस ग्रुप निकल के आए हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कि बात करते हैं कि हमें अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है और अपने जो लाइवलीहुड है, जो प्राइमरी जो लाइवलीहुड था, चाहे वो एग्रीगेरियन हो या फिर और तरीके से आर्टिफैक्ट्स बना के हो, उनको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, उनके ऊपर थ्रेट नहीं आनी चाहिए। सेकंड आ जाता है मूवमेंट्स, जैसे कि ला वया कैपेसिना। लेट मी अंडरलाइन दिस फॉर यू, आप इसको एग्जाम में भी अंडरलाइन करेंगे। तो ये जो मूवमेंट थी ये एडवोकेट कर रही थी कि फूड सॉवरेनिटी होनी चाहिए और जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनको ग्लोबल मार्केट से
के प्रेशर से बचाना चाहिए, राइट। जो फूड है उसके मामले में जो कंपटीशन चला हुआ है कि फूड दिन बर दिन महंगा होता जा रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फूड के अंदर सॉवरेनिटी आनी चाहिए और स्मॉल स्केल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ग्लोबल मार्केट प्रेशर से या ग्लोबल मार्केट कंपटीशन से। सेकंड आ जाता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो एडवोकेट हैं वो जो भी सोशोलॉजिस्ट हैं वो एडवोकेट कर रहे हैं कि फेयर ट्रेड होना चाहिए, जहाँ पे इक्वल ट्रेडिंग रिलेशनशिप आने चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आनी चाहिए और लोकल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये सोशोलॉजिकली जब हम फेयर ट्रेड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रमोट हो, इक्वल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रमोट हो, ना कि सिर्फ डेवलप्ड कम्युनिटी के प्रमोट हो रही हो, राइट ना। थर्ड आ जाता है हमारा रीजनल कोऑपरेशन। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो इंक्रीजिंगली एक्सप्लोर कर रही है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को, जहाँ पे वो स्ट्रेंथन कर रही है अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को और डिपेंडेंसी वो कम करें अपने डेवलप्ड नेशन के ऊपर, राइट। तो एक रीजनल कोऑपरेशन आनी चाहिए बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि उनको अपने बीच में वो ट्रेडिंग करे और ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो डेवलप्ड नेशन से। इससे क्या होगा कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका अपने आप में जो सपोर्ट बन के और उनका अपने आप में एक डेवलपमेंट होगी, और जो डेवलप्ड नेशन एक तरीके से ट्रेड पॉलिसीज के थ्रू जितने भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से धकेल रहे हैं नीचे, राइट। एक जो राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है वो डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने लग जाएगा और मोर इक्विटेबल एंड जस्टिफेबल सोसाइटी बनती जाएगी। लास्ट में कंक्लूजन आएगा, आपको हर आंसर का कंक्लूजन देना है विद द हेडिंग एंड आपको लाइक 5 to 6 लाइन में कंक्लूजन अपनी लिखनी है। तो मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया जब हम बात कर रहे हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन की, तो हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज मिलती है इकोनॉमिक ग्रोथ की और ग्लोबल इंटीग्रेशन की, ग्लोबली इंटीग्रेट होने की। तो ये प्रेजेंट करता है चैलेंजेस भी इसके साथ आते हैं फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो चलती आ रही है, जो प्रिजर्व्ड कल्चर था वो कहीं ना कहीं इरोजन उसमें उसका ख़त्म होता हुआ दिखता है और इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं इससे नेगेटिवली इफेक्ट होता है। जब हम सोशियोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से ये कंसर्न्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए जिससे सोशल वेलफेयर के बारे में बात हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो और कल्चरल प्रिजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो इन सारी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करके ऐसा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम आना चाहिए जो कि ट्रेड पॉलिसीज़ को रीथिंक करके ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को भी मिले, रैदर देन जो पहले से जो चलती आ रही हैं डिस्पैरिटीज़, जो पहले से जो डिफरेंसेस चलते आ रहे हैं बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। उनके ऊपर फोकस ना रह के डेवलप्ड नेशन और भी ज़्यादा डेवलप्ड होते रहे, उनके उनसे फोकस हटके मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और डेवलपिंग नेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। ऐसी पॉलिसीज़ न्यू पॉलिसीज़ फॉर्म होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारा कंक्लूजन था जो कि हमने पॉजिटिव नोट पे एंड किया। एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO 003। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और वीडियो भी बनाऊँगी। एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो कमेंट आप ज़रूर छोड़ेगा, बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। And thank you so much for all your love and support. All I can say is study well, study hard, be positive, and all the very best for your exams. And I'll see you very, very soon.